देंगे नरेंद्र मोदी। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह समेत शामिल होंगे कई बड़े नेता। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने दी मोदी को चुनौती, कहा दम है तो अमेठी से लड़ें चुनाव। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का किया ऐलान। दंगों पर सियासत, मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए मुजफ्फरनगर में लालू यादव दंगा पीड़ितों से मुलाकात। राहुल को बताया केजरीवाल मोदी से ज्यादा दमदार। और डरबन टेस्ट के चौथे दिन बारिश ने रोका मैच। दक्षिण अफ्रीका के 5 विकेट पर 299 रन। जैक एलिस 78 रन पर नाबाद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। आप सभी का बहुत स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें सिस्टम ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा और सिस्टम ठीक होने के बाद ही आम आदमी की समस्याओं के लिए समाधान निकल पाएगा। केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जनता दरबार में आए हुए लोगों से बात कर रहे थे। जनता दरबार में डीटीसी के अस्थायी कर्मचारियों और वाल्मीकि समाज के लोगों ने भी केजरीवाल से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल का जनता दरबार लगा पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद उनके घर के बाहर हुजूम था लोगों का, भारी भीड़ थी। बहुत से लोग शुभकामनाएं, मुबारकबाद देने उन्हें आए थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो फरियादी थे, अपनी समस्याओं को लेकर अरविंद केजरीवाल के सामने आए थे। चूंकि ऑफिसर फ्लैट में रहते हैं, उसके बाहर इतनी जगह नहीं है कि भीड़ समा पाती, इसलिए एक व्यवस्था बनाने की बात कहकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कुछ वक्त दीजिए, जिससे ऐसा ना हो कि अर्जी आए पास और उस पर काम ना हो पाए। एक सिस्टम बना लिया जाए। 7 से 10 दिन का वक्त मांगा है अरविंद केजरीवाल ने, लोगों से कहा है बस इतना धैर्य और रख लीजिए। उसके बाद जनता दरबार भी लगेगा, लोगों की शिकायतें भी सुनी जाएंगी और उस पर कार्यवाही भी होगी। अरविंद केजरीवाल ने भरोसा दिलवाया, लेकिन कहा है कुछ वक्त दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए हैं और ये चमत्कार राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन पहले ही दिन जब मुख्यमंत्री बनने के बाद सवेरे अपने घर से निकले तो अरविंद केजरीवाल ने देखा कि हुजूम लोगों का उनके घर के सामने है। शुभकामनाएं देने वाले और फरियादी बहुत से लोग थे, सड़कों पर दूर दूर तक बैठे हुए थे। जनता दरबार अरविंद केजरीवाल का था। अरविंद केजरीवाल बाहर आए, उन्होंने कहा कि ये सब काम करना है, समस्याएं लेनी है, लेकिन ऐसा ना हो कि अर्जी ले लें और उस पर काम ना हो। एक व्यवस्था बनाने के लिए कुछ दिनों की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को समाधान का भरोसा तो दिलवाया, लेकिन ये कहा कि सिस्टम ठीक करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। हमें हफ्ता 10 दिन का समय दीजिए, थोड़ा सेटल डाउन कर जाते हैं, थोड़े सिस्टम ठीक कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपकी अर्जी लें और वो अर्जी आप लोग पे कार्रवाई हो। सही बात है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो लोग अपनी समस्याएं लेके आए हैं, शिकायतें लेके आए हैं, एक बार हफ्ते 10 दिन के बाद दोबारा आपको आना पड़ेगा। तब तक मैं सारा सिस्टम दफ्तर में ठीक कर दूंगा। केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस और डीडीए को दिल्ली सरकार का हिस्सा बनाना चाहती है। शहरी विकास मंत्री मनीष सिसोदिया से बातचीत की हमारे संवाददाता सिद्धार्थ शर्मा ने। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और पोर्टफोलियोज मिल चुके हैं। मेरे साथ हैं मनीष सिसोदिया जी, जिनको बहुत ज्यादा अहम जिम्मेदारियां भी मिली हैं। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि खुद कैबिनेट मिनिस्टर को हम शायद पहली बार इस तरीके से बाहर निकलकर लोगों के बीच में चलता हुआ देख रहे हैं। मनीष जी इस वक्त अपने घर से निकले हैं बाहर और उनको ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा सर, ये इतनी सादगी के साथ आप चल रहे हैं, बाहर लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, क्या लगता है सर कैबिनेट मिनिस्टर के लिहाज से इस तरीके की चीजें लोगों को एक्सपेक्ट होंगी? देखिए, मैं कैबिनेट मिनिस्टर इसलिए नहीं बना कि मैं कोई वीआईपी बन जाऊं। मैं अभी भी वही हूं, वही व्यक्ति हूं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, वही व्यक्ति हूं जिसको लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो तो मेरे बच्चे की, इन बच्चों की जिंदगी थोड़ा आसान हो जाए। तो अब ऐसे में फिर बदलना किस बात का है? कोई नई बात तो हुई नहीं है। कल तक मैं सड़क पर खड़े होकर लड़ रहा था, विभागों में बैठ के उनका कामों को करूंगा, इतना ही अंतर आया। उससे मेरे रहन सहन में, मेरी जिंदगी में, मेरे सड़क पे चलने में कैसे अंतर आ सकता है? सर क्या लगता है कि अगर जनता का चुनाव प्रतिनिधि
वोट के दौरान तो जाता है, वोट मांगने के दौरान जब ऐसे समय बाहर निकलेगा तो लोग और ज्यादा तरीके से आपसे बात कर पाएंगे। राजनीति यहीं फंस गई थी ना कि एक बार 5 साल में वोट मांगने जाओ, जनता को कुछ तरह से बहला फुसला के उसको जाति, उसकी धर्म, उसका क्षेत्र याद दिला के आप गड़बड़ कर दो, वोट मांग लो और फिर भूल जाओ उसको। हम इससे निकाल लाए हैं राजनीति को, और जनता इस बार जो जनता ने अद्भुत करिश्मा करके दिखाया है उसका रिजल्ट निकलना चाहिए ना। क्या प्लानिंग है आज की? कल पदभार संभाला है अलग विभागों का, तो उनके बारे में बहुत सारी आज प्लानिंग करनी है ताकि कल जब सचिवालय में काम शुरू हो तो बहुत तेजी के साथ हम लोग काम कर सकें। तो लोग बड़े बिल्कुल आपका अपने घर पहला मंत्री ऐसे होंगे जिनके अंदर बेडरूम तक भी लोगों की रीच है, लोग वहाँ बात करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में खास तौर से और मतलब राजनीति में जब आप चुने जा रहे हैं आप लोग, तो आपको लोगों को एक्सेस तो देनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है काम भी करना चाहिए, 24 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ लोगों से हाथ मिलाते हुए घूमते रहें तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। पर काम के साथ साथ जब तक लोगों से नहीं मिलोगे आपको समझ में नहीं आएगा काम क्या करना है, तो सबसे मिलना पड़ेगा। इलाके की भी समस्याएं हैं और पूरी दिल्ली की अलग अलग चीज परिपेक्ष है, तो क्या लगता है कि सर के किस तरीके से रोड मैप आप तैयार करेंगे? और छोटी छोटी बातों के लिए भी लोग आपके पास आ जाते हैं, तो कितनी चीजें देखती हैं? नहीं देखिए, छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, इसी से आपको समझ में आता है कि नीचे का सिस्टम आपका कहाँ खड़ा हुआ है। अगर आप सोचें कि एक कैबिनेट मंत्री के पास में लोग सिर्फ पॉलिसी बदलवाने आएंगे और लोग पॉलिसी तय करके आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। ये जरूर हो सकता है कि अगर कैबिनेट मंत्री लोगों से मिल ले और उनकी समस्याएं सुन ले तो उन समस्याओं को तो दूर करवा ही सकता है, तो छोटी बात है, लेकिन उसके बेस पे सिर्फ पॉलिसी चेंज करा सकता है। मेरा लोगों से मिलने का मकसद यही है कि मैं एक एक्टिविस्ट के रूप में लोगों की समस्याएं दूर करवा दूं और एक मंत्री के रूप में फिर सरकार में उन पॉलिसीज को बनवा दूं ताकि बाद में उनके बाद कुछ और लोग वैसे परेशान ना हों। आपको शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है, सुधार मिला है। अभी जिस तरीके से कुछ लोग भी आपके पास आए थे, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी है यहाँ पर, डीडीए की कुछ क्या दखल है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको इस समस्या को कैसे आप दिल्ली के लेवल पर सॉल्व करेंगे? क्योंकि ये समस्या पूरी दिल्ली में है। पूरी व्यवस्था को इन्होंने जलेबी बना के रखा हुआ है और हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके ये सब जलेबी पना इस व्यवस्था का खत्म हो। और दिल्ली में जमीन डीडीए कब्जा करता है, शिक्षा की, स्कूल की, अस्पताल की व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार को करनी है, साफ सफाई नगर निगम को करनी है। अब इन सबके बीच ऐसा घालमेल है कि आपको जमीन चाहिए तो डीडीए से मांगेंगे, डीडीए का काम है जमीन को बेचना, फिर स्कूल के लिए जमीन कहाँ से आएगी? फिर तो डीडीए को भी दिल्ली सरकार के अधीन लाया जाए, दिल्ली पुलिस भी दिल्ली सरकार के अधीन हो, पीडब्ल्यूडी के सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास में हो, उसके लिए पॉलिसीज मांगनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी और वो हम करेंगे। तो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही एक्शन में दिखाई दिए। केजरीवाल ने जहां धड़ाधड़ कुछ कड़क फैसले लिए, वहीं उनकी टीम भी एक्टिव नजर आई। 9 अफसरों का तबादला उन्होंने कर दिया। पहले ही दिन शिक्षा और आईटी विभाग के सचिव राजेंद्र कुमार मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। ये पहला काम किया। उसके बाद 9 अफसरों के तबादले किए हैं। 6 सचिव बदले गए। राजेंद्र कुमार की जगह आरके वर्मा को दोनों विभागों का सचिव बनाया गया है। इसके अलावा अर्चना अरोड़ा को गृह के साथ साथ वित्त विभाग सौंपा गया है। ये सब काम किए हैं अरविंद केजरीवाल ने, जिससे एक माहौल बन पाए कि वो काम कर पाए। डेवलपमेंट कमिश्नर अरविंद रे को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाया गया है। हालांकि इन विभागों के सचिवों के फेरबदल से कितना असर होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन हर मुख्यमंत्री यही करता है, अपनी सहूलियत के मुताबिक जो विजन उनका है उसके मुताबिक काम करने के लिए अफसरों की तैनाती। और वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी किया है। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ देवश्री मुखर्जी डीटीसी में सीएमडी बनाए गए हैं। विजय कुमार को डीटीसी से हटाकर जल बोर्ड का सीईओ बनाया है। तो कुर्सी पर बैठते ही अरविंद केजरीवाल ने धड़ाधड़ फैसले लेना शुरू कर दिया। जाहिर है आपकी सरकार एक पल भी खोना नहीं चाहती और इससे पहले कि गिर जाए या गिरा दी जाए, अरविंद चाहते हैं कि उनकी सरकार काम करता दिखे भी।
तो सरकार के 3 बड़े फैसले हम आपको बता रहे हैं। मंत्रियों अफसरों की गाड़ी से लाल बत्ती हटवा दी जैसे ही मुख्यमंत्री बने। पहला काम तो ये किया। फिर सभी मंत्रियों अफसरों की सुरक्षा तत्काल प्रभाव से हटाई गई। सिर्फ सुरक्षा नहीं, एस्कॉर्ट और पायलट भी हटा दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा जैसे जरूरत होगी उसी को सुरक्षा दी जाएगी। पहले ही दिन 9 अफसरों के तबादले कर दिए। तो ये शुरुआती काम किया है और यहां से काम करना शुरू कर दिया है। केजरीवाल दिल्ली को पानी देना चाहते हैं, 700 लीटर मुफ्त पानी हर रोज देना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि पानी की राह में चुनौतियां क्या क्या हैं। पानी घर तक लोगों के पहुंचे, कई बांध हैं उसके बीच में, कैसे मिलेगा पानी? 500 करोड़ की लागत से बनी मुनक नहर सूखी पड़ी है, उसमें पानी लाना होगा, तब दिल्ली की प्यास बुझ पाएगी। विदेशी कंपनियों को ठेके देने के बावजूद अभी तक 24 घंटे पानी की आपूर्ति नहीं हुई है। और जोर शोर से आंदोलन भी चल रहे थे कि पानी का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। नजफगढ़, मेहरौली और मालवीय नगर, इन तीनों जगह ठेके प्राइवेट कंपनियों को दे दिए गए थे। बावजूद इसके पानी की समस्या नहीं सुधरी। पानी की बर्बादी को रोकना एक बड़ी चुनौती होगा। जर्जर पाइपलाइनें हैं, बदलनी होंगी और ये एक छोटा काम नहीं है। पूरे दिल्ली में पाइपलाइनें बदलना एक बड़ा काम है। सभी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगवाना होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 700 लीटर पानी मुफ्त देंगे, लेकिन 701 लीटर हुआ तो पूरा पैसा वसूल किया जाएगा, तो मीटर सबके यहाँ लगवाने पड़ेंगे। और 900 mm की पाइपलाइन बिछवाना एक बड़ा काम है। दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के लिए पेयजल आपूर्ति के लिए अंडरग्राउंड जलाशय बनाने का काम पूरा करना होगा। तो ये सब बहुत बड़े काम है जिन्हें अरविंद केजरीवाल को करना है और वक्त कम है, तुरंत करना है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तेज चाल से दिल्ली सरकार के पुराने धुरंधर नाराज हैं। दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल का कहना है कि ये सब ड्रामेबाजी है। मैंने पहले भी एक दफा एक इंटरव्यू में कहा था कि नई सरकारें जब आती हैं तो वीक हंटिंग शुरू हो जाती है। तो उम्मीद ये थी कि ये जो पार्टी आ रही है विद डिफरेंस, ये वो नहीं करेगी। तो इसने भी वही काम किया जो बाकी पार्टीज करती हैं। जब भी नई सरकार आती है तो पुराने सरकार के सारे अपॉइंटमेंट बदलना चाहती है। अपने प्राइवेट सेक्रेटरी बदले, वो मेरी समझ में आता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्रेटरी आपकी अपनी उससे होना चाहिए। बट आपको जल बोर्ड के चेयरमैन बदल दिए। क्यों बदल दिए? क्योंकि उन्होंने पॉइंट आउट किया कितना लॉस होगा। क्यों पॉइंट आउट किया? इसलिए हटा दिया। कल ये बिजली का करेंगे तो बिजली के सारे बंदे बदल देंगे। परसों ये कुछ और कहेंगे हमने स्कूल बनाने, एजुकेशन डायरेक्टर को बदल देंगे। ये तो कोई बात नहीं है। अफसर की ड्यूटी है कि वो अपनी फ्री एंड फेयर एडवाइस दे और मिनिस्टर उसको फाइल पे ओवररूल कर सकता है अगर उसकी पावर्स हैं। नहीं तो जिसकी है, कैबिनेट की है, जिसकी भी है, उससे आप ओवररूल कराइए। और वहीं लालू प्रसाद यादव का कहना है कि 1 महीने में आपकी सरकार का सच सामने आ जाएगा। 1 महीना में दिल्ली के लोगों को पता लग जाएगा कि क्या इन लोगों ने कर दिया, किस तरह के लोगों को कैसे झंझावाद में आकर के ये सब चक्कर में पड़ गए लोग, और खास करके झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब लोग, बिहार के प्रवासी लोग। क्या इस सब विभाग दिखाया, क्या नाटक सब कर रहा है। ये लगता है कि कहाँ का ये सब चलाया है हरिश्चंद्र सब ईमानदार बन करके। ये सबसे गंदा रिकॉर्ड स्थापित ही करेगा हाँ। तो लालू यादव को लगता है कि सबसे बुरा रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में ही रहेगा। बाकी देखना भविष्य की बात है। छोटे ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। जब है समाधान फिर क्यों है परेशान, आओ अशोक क्लिनिक होके विवाहित जीवनों के। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली।
राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज यूपी के मुजफ्फरनगर में दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। लालू मुजफ्फरनगर में दंगा पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। इन शिविरों में ठंड से बच्चों की मौत की खबरें भी आ रही हैं। नीतीश के हाथों चुनाव में करारी शिकस्त खाने के बाद लालू का ये दौरा मई 2014 में होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिमों के वोटों को अपनी साख को बचाने और बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटर आरजेडी के पुराने वोटर हैं, तो उन्हें फिर से खुद को जोड़ने की कवायद लालू प्रसाद यादव यहां करते दिखाई दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं और उत्तर प्रदेश की जमीन से अपनी सियासत तलाश रहे हैं। अपने वोटरों को माई समीकरण को लेकर लालू यादव अपनी सरकार बनाते रहे हैं, मुस्लिम और यादव समीकरण को लेकर। और अब लालू को लग रहा है कि कहीं उनका वोटर उनसे छिटक न रहा हो, इसलिए वो फिर से मुस्लिमों को लुभाने के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं, ऐसा सबको लग रहा है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने सपा सरकार के खिलाफ भी उंगली उठाई है और कहा है कि जो कदम फौरी तौर पर उठाने चाहिए थे उनमें देरी हुई और उस वक्त वो कदम नहीं लिए और इसी वजह से दंगा इस कदर फैला है। तो उत्तर प्रदेश से बिहार की राजनीति चमकाने की कोशिश में है लालू। जो पीड़ित लोग हैं जहाँ मिले उनका आंसू पोछे, उनको हिम्मत बताना, अपने घर भी जाए, सरकार उनको प्रॉपर जगह पर ले जाए, रखे, और हम लोग साथ हैं सब लोग। कुमार प्रदीप हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कुमार, लालू प्रसाद यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे, क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या किया वहां? लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव सुबह यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी पर को नरम हाथों से लिया और सपा सरकार को आड़े हाथों लिया है, उससे पूरी तरह लग रहा है कि लालू यादव बिहार की राजनीति छोड़कर यूपी में अपनी राजनीति जमीन तलाशने निकले हुए हैं। तभी वो मुजफ्फरनगर से मलकपुर से पहुंचे, उसके बाद वो लोही कैंप में जाकर दंगा पीड़ितों से मिलेंगे। जी कुमार, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। दंगा पीड़ितों से मुलाकात लालू यादव करेंगे। लोकसभा चुनाव 2014 को लेकर लालू की एक कवायद दिख रही है। मुजफ्फरनगर के दौरे पर लालू प्रसाद यादव हैं और यहां से वो बिहार की राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। अल्पसंख्यकों में अपनी साख बचाने की कोशिश में लालू यादव जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर जब पहुंचे लालू यादव, उसके बाद उन जगहों पर गए जहां पर राहत शिविर हैं और वहां से अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे। और जनता दल यूनाइटेड लालू के इस दौरे को पाखंड बता रहा है। लालू यादव तो पाखंडी हैं, पाखंड में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। और इस तरह की बात करना और इस तरह के काम करना तो उनके, मैं समझता हूं कि रगों रगों में है। उनके दौरान कई फसाद हुई बिहार में, और तो थोड़ा भी आगे पीछे होता तो इनके इशारे पर क्या होता है। सबसे जब एमपी पहली बार बने तो इनके पार्लियामेंट के इलाके में जो फसाद हुआ, इनके वक्तव्यों को कह दिया जाए तो देश में आग लगना शुरू हो जाएगा। और वहीं बीजेपी इस मसले पर लालू पर जमकर निशाना साध रही है। लालू यादव जी, मुलायम सिंह जी अनेकों बार यूपी में सरकारें बनाई, अभी भी उनकी सरकार है। लालू जी की 15 साल बिहार में रही और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी तुष्टिकरण की राजनीति की। उन्होंने केवल डराया है, धमकाया है, दूसरों का डर दिखाया है और राजनीति की है। इसलिए कम से कम जब आदमी बाहर निकले तो आईने में अपनी शक्ल देख ले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई आरोप लगाने से पहले। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुस्लिमों के साथ न्याय नहीं हुआ, तमाम बातें की। वो पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए। उन्होंने आम आदमी पार्टी को ड्रामेबाज कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद यादव को ड्रामेबाज कह रही है। ये सब राजनीति है जो इस वक्त चल रही है। दंगा पीड़ितों से मुलाकात करने लालू प्रसाद यादव पहुंचे। इससे पहले बड़े आला नेता पहुंचे हैं, लेकिन दंगा पीड़ितों की जो शिविरों में रह रहे हैं हालात जस के तस है। और यहां तक कि अब तो राजनेता ये कहने से भी बाज नहीं आ रहे कि वो दरअसल दंगा पीड़ित नहीं बल्कि षड्यंत्रकारी हैं। सवाल ये है कि इन दौरों से
उन दंगा पीड़ितों को क्या फायदा हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है? क्या सूबे के दंगा पीड़ित सिर्फ वोटर के तौर पर नजर आते हैं राजनीतिक दलों को? हो ऐसा ही रहा है। और लालू प्रसाद यादव ने ये टिप्पणी की थी कि सब ड्रामेबाज हैं आम आदमी पार्टी के लोग, राहुल गांधी के सामने कहीं नहीं टिकते। आइए आपको बताते हैं कुमार विश्वास का लालू की टिप्पणी पर क्या कहना है। कुमार विश्वास अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं राहुल के खिलाफ। मुझे लगता है लालू जी की किसी राजनीतिक समझ पर इन दिनों टिप्पणी करना अपनी राजनीतिक समझ को नीचे लाना होगा। लालू जी ने जो कुछ बोला है उस पर तो क्या टिप्पणी किया जा सके। और हमारे लिए, मेरे ख्याल से देश की जनता के लिए राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल ये मुद्दे भी नहीं है। देश की जनता के लिए मुद्दा है करप्शन। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती है। समृद्ध जीवन मल्टीस्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया है लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। रांची में नरेंद्र मोदी की आज विजय संकल्प रैली है। मोदी की इस रैली में लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। रैली के लिए खास तौर से संसद नुमा स्टेज बनाया गया है। रैली में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत कई अहम नेता शामिल होंगे, जिन्हें देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नरेंद्र मोदी की 2013 में ये आखिरी चुनावी रैली होगी। अक्टूबर में मोदी की पटना रैली में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर रैली की सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने स्टेडियम की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग को आम जनों के लिए बंद कर दिया है। एयरपोर्ट से स्टेडियम के रास्ते में कई जगहों पर विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है। अमित कुमार सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से रांची मॉड्यूल के तार जुड़ते नजर आ रहे थे जो पटना धमाके हुए थे, तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होना रांची में जायज है। ऐसे में जो तमाम भीड़ आ रही है, कैसे उन सब की तलाशी ली जा रही है, कैसे सब कुछ हो रहा है? देखिए देवेश, जो कुछ भी 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में हुआ था, जहां कुछ चूक हुई थी, उन सभी चीजों को बड़ी गहराई से, बहुत ही संजीदगी से हर पहलू को देखा जा रहा है। और सुरक्षा के इंतजाम जो है वो काफी जांच चौबंद है और हर एक इंसान की पूरी जांच की जा रही है मेटल डिटेक्टर के द्वारा। और हर इलाके में चौकसी बरती गई है। खासकर बिहार और झारखंड का जो सीमा है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया, ताकि जो मॉड्यूल पिछले पटना ब्लास्ट में जो सक्रिय था, उस मॉड्यूल को पूरी तरीके से वहां पे रोका जाए। इसके अलावा रांची के ध्रुवा इलाके में, जहां की ये सभा होने वाली, जो रैली होने वाली है, उस पूरे इलाके में जो है वो एनआईए, एनएसजी के कमांडो, सारे लोग जो है वो लगे हुए हैं लोगों को, ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। हर एक इंसान की पूरी जांच की जा रही है, हर एक व्यक्ति की पूरी जांच की जा रही है जो मंच तक वहां पहुंचेंगे, सभा तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। बहुत सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर सब जानकारी ली जा रही है। अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कुमार विश्वास ने मोदी को भी चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। मैं तो मोदी जी से भी अपील करता हूं, उनके 1 घंटे के भाषण में लगभग 50 मिनट वो शहजादे पर बोलते हैं और पूर्वांचल से आने वाले अपने अध्यक्ष राजनाथ सिंह को गाजियाबाद से चुनाव लड़वा देते हैं। अगर सचमुच में शहजादे की राजनीति खत्म करनी है तो उन्हें भी अमेठी से लड़ाएं, नहीं तो खुद ही आए, खुद ही अमेठी से लड़ें। मैं भी लड़ूं, वो भी आए, राहुल गांधी भी लड़ें।
लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि राहुल का कद दोनों से बहुत बड़ा है। राहुल गांधी के सामने केजरीवाल ये सब नरेंद्र मोदी कुछ नहीं है ना, ये सब फुर्ती है। राहुल गांधी है। जो ये लोग काम करता है, नरेंद्र मोदी जो किया है, ये सब क्या है? आप लोग इन लोगों को बौरवा दिया है, बौरा गया है, सबको प्रचार कर देते हो आप, ये है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9